हेलो। और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज बात होगी इतिहास की सबसे बड़ी और शायद सबसे हैरान करने वाली अनसुलझी कला चोरी के बारे में। यह है 18 मार्च 1990 की मशहूर इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम डकैती। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। $500 मिलियन, जी हाँ, कोई छोटी मोटी रकम नहीं। ये उन मास्टरपीस कलाकृतियों की अनुमानित कीमत है जो बस रातों रात गायब हो गई। ये सिर्फ एक आम चोरी नहीं थी, बल्कि कला और संस्कृति की दुनिया को लगा एक ऐसा तगड़ा झटका था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। भाग 1, डकैती की रात। जरा उस माहौल की कल्पना करते हैं। 18 मार्च 1990 की वो सर्द रात थी। सेंट पैट्रिक डे का जश्न बस खत्म ही हुआ था। तभी पुलिस की वर्दी पहने दो आदमी बोस्टन के इस म्यूजियम के कर्मचारी प्रवेश द्वार पर आते हैं। उनका कहना था कि वे किसी गड़बड़ी की शिकायत की जांच करने आए हैं। अब उस रात ड्यूटी पर जो सुरक्षा गार्ड था, रिचर्ड एबाथ, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने म्यूजियम का सख्त प्रोटोकॉल तोड़ा और उन नकली पुलिस वालों को अंदर आने दिया। अंदर आते ही हालात बिल्कुल बदल गए। एबाथ को उसकी सुरक्षा डेस्क और पैनिक बटन से दूर बुलाया गया और फिर उसे और उसके साथी को बेसमेंट में ले जाकर हथकड़ी लगा दी गई और डक्ट टेप से बांध दिया गया। अब इंफ्रारेड मोशन डिटेक्टर्स ने उस रात की जो टाइमलाइन रिकॉर्ड की, वो सच में काफी दिलचस्प है। देखिए, चोर रात 1:24 बजे अंदर आ चुके थे, लेकिन दूसरी मंजिल के डच रूम में घुसने के लिए उन्होंने 1:48 तक इंतजार किया। पूरे 13 मिनट का गैप। शायद वे तसल्ली कर रहे थे कि कहीं कोई पुलिस अलार्म तो नहीं बज गया। उसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया, फ्रेम तोड़ना शुरू किया और 2:45 पर बड़े आराम से 2 चक्करों में अपना सारा माल गाड़ी में लाद कर वहां से निकल गए। पूरे 81 मिनट। जरा सोचिए, 81 मिनट तक वो चोर म्यूजियम के अंदर थे, वो भी बिना किसी डर या पुलिस की दखलंदाजी के। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, एकदम आराम से मास्टरपीस कलाकृतियों को उनके फ्रेम से काटा। इतनी देर तक किसी का वहां न आना इस डकैती को और भी ज्यादा दुस्साहसिक और अजीब बना देता है। भाग 2, चुराए गए मास्टरपीस। उस रात कुल मिलाकर 13 अनमोल कलाकृतियां चोरी हुईं, और ये कोई आम पेंटिंग्स नहीं थी। इनमें जोहान्स वर्मीर की मशहूर द कॉन्सर्ट और रेम्ब्रांट की क्राइस्ट इन द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलिली शामिल थीं। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि ये रेम्ब्रांट द्वारा बनाया गया इकलौता समुद्री दृश्य था। इसके अलावा एडवर्ड मने की पेंटिंग, एक नेपोलियन कांस्य चील और एक प्राचीन चीनी कांस्य बीकर भी गायब था। बात यहीं खत्म नहीं होती। देगास के 5 चित्र और रेम्ब्रांट का एक छोटा सेल्फ पोर्ट्रेट भी उन चोरों ने पार कर दिया। यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये एक ऐसी सांस्कृतिक क्षति थी जिसने दुनिया भर के कला प्रेमियों को सच में रुलाकर रख दिया। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन मास्टरपीस को वहां से ले कैसे जाया गया। चोरों ने बेरहमी से डच पेंटिंग्स को सीधे उनके फ्रेम से काट कर निकाला। एक और अजीब सी बात यह हुई कि मैनेट की चेज टोटोनी का खाली फ्रेम एक दूर के सुरक्षा कार्यालय में छोड़ दिया गया। आज भी अगर हम उस म्यूजियम के डच रूम में जाएं तो वो खाली फ्रेम दीवारों पर वैसे ही लटके हुए नजर आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यूजियम की संस्थापक इसाबेला गार्डनर की सख्त वसीयत थी कि किसी भी चीज को उसकी मूल जगह से हटाया नहीं जा सकता। वो खाली फ्रेम आज भी एक डरावनी याद और साथ ही एक उम्मीद के प्रतीक के तौर पर वहां मौजूद है। इन सब बातों से इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और अहम सवाल सामने आता है, आखिर ये डकैती की किसने? ये वो सवाल है जिसने पिछले लगभग 4 दशकों से दुनिया की सबसे बेहतरीन जांच एजेंसी यानी FBI को भी पूरी तरह से चकरा कर रखा है। भाग 3, संदिग्ध और सिद्धांत। इस गहरे रहस्य को समझने के लिए इस मामले से जुड़े किरदारों और थ्योरीज पर एक निष्पक्ष नजर डालना जरूरी है। सबसे पहला शक तो स्वाभाविक रूप से अंदर के ही किसी व्यक्ति पर जाना था, और वो थे गार्ड रिचर्ड एबाथ। आखिर उसी ने तो नकली पुलिस वालों के लिए दरवाजा खोला था और वो पैनिक बटन से दूर चला गया था। मोशन सेंसर्स का डेटा भी बताता है कि जिस ब्लू रूम से मानेट की पेंटिंग चोरी हुई, वहां एबाथ के अलावा किसी और के कदम रिकॉर्ड ही नहीं हुए। लेकिन कहानी में पेच ये है कि एबाथ ने एक नहीं बल्कि 2 पॉलीग्राफ टेस्ट पास कर लिए। बाद में एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने उनके एक टीवी इंटरव्यू को देखकर कहा था कि उनका रवैया टाला-मटोल करने वाला जरूर था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो झूठ ही बोल रहे थे। अब जरा बोस्टन के अंडरवर्ल्ड की तरफ चलते हैं। ये थ्योरी गैंगस्टर बॉबी डोनाटी और डॉचेस्टर मॉब के इर्द गिर्द घूमती है। डोनाटी का 1958 से ही एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड था
और उसने 1974 में अपने एक साथी के साथ मिलकर इस म्यूजियम की रेकी भी की थी। एक मुखबिर का तो यहाँ तक दावा था कि इस काम के लिए 5 चोरों को 100 हजार डॉलर दिए गए थे। लेकिन उनसे एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने बोटिसेली और टिटियन की मांगी गई कलाकृतियों को छोड़ दिया। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब डकैती के ठीक 1 साल बाद 1991 में डोनाटी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और उसका शव एक कार की डिक्की में मिलता है। अब ये देखना काफी दिलचस्प है कि इस मामले में संगठित अपराध के अलग-अलग स्तर कैसे जुड़ते हैं। एक तरफ तो स्थानीय डॉचेस्टर क्रू वाली थ्योरी है। इसका मानना है कि रेम्ब्रांट जैसी करोड़ों की कला को इसलिए चुराया गया ताकि भविष्य में जेल की सजा कम कराने के लिए इसे एक बीमा पॉलिसी या लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। वहीं दूसरी थ्योरी बॉस्टन के कुख्यात क्राइम बॉस व्हाइटे बुल्गर और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA से जुड़ी है। इस थ्योरी के मुताबिक मकसद ये था कि 1984 में जब्त किए गए हथियारों के नुकसान की भरपाई के लिए इन कलाकृतियों को आयरलैंड भेज दिया जाए। खैर, यहाँ हम किसी एक थ्योरी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस जांच के इन 2 बिल्कुल अलग पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाग 4 हार्टफोर्ड कनेक्शन। हाल के सालों में FBI की जांच एक नई और बहुत ही अहम दिशा में मुड़ी। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इन कलाकृतियों को बॉस्टन से कनेक्टिकट और फिर फिलाडेल्फिया तक ट्रैक करने के लिए वायर टैप्स, अंडरकवर ऑपरेशंस और संगठित अपराध नेटवर्क की बहुत ही बारीकी से और गहराई से जांच की। तो इस पूरी नई जांच के केंद्र में कौन था? वो था हार्टफोर्ड का एक छोटा गैंगस्टर रॉबर्ट द कुक जेंटाइल। ये जांच तब गरमाई जब एक मरे हुए मॉबस्टर रॉबर्ट ग्वेरेंटे की विधवा ने अचानक कबूल किया कि उसके पति ने जेंटाइल को वो पेंटिंग्स दी थीं। इसके बाद FBI के एक मुखबिर ने जेंटाइल को छुपकर रिकॉर्ड भी किया, जहां वो कह रहा था कि ग्वेरेंटे ने ही इस चोरी की योजना बनाई थी। जब FBI ने जेंटाइल के घर पर छापा मारा तो उन्हें पुलिस बैज मिले, एक घड़ी के अंदर छिपे $20,000 मिले और सबसे चौंकाने वाली चीज, चुराई गई कलाकृतियों की एक ब्लैक मार्केट प्राइस लिस्ट मिली। FBI ने $5 लाख का एक अंडरकवर स्टिंग ऑपरेशन भी किया, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गया क्योंकि जेंटाइल ने कलाकृतियों के बजाय ड्रग्स के पैसे मांग लिए। जेंटाइल अपनी जिंदगी में कई बार जेल गया, लेकिन उसने मरते दम तक उन कलाकृतियों का राज नहीं खोला। भाग 5 एक अनसुलझा रहस्य। इतने सारे छापों, लंबी जांच और तरह तरह की थ्योरीज के बावजूद सच तो ये है कि हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां 1990 में थे। ये एक ऐसा रहस्य है जो 36 सालों से अनसुलझा है। म्यूजियम का जज्बा देखिए, उन्होंने इनाम की राशि दोगुनी करके सीधी $10 मिलियन कर दी है। यहाँ तक कि अधिकारियों ने कलाकृतियां सुरक्षित वापस करने पर पूर्ण क्षमादान यानी पूरी इम्यूनिटी की भी पेशकश कर दी है। इतना सारा पैसा और आज़ादी दांव पर है, फिर भी वो अनमोल खजाने आज तक दुनिया की नज़रों से गायब हैं। इस पूरी कहानी के अंत में 22 साल तक इस केस पर काम करने वाले रिटायर्ड FBI एजेंट जेफरी केली की इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। उनका मानना है कि अब ये मामला एक पीढ़ीगत यानी जेनरेशनल मामला बन गया है। कहने का मतलब ये है कि शायद भविष्य में कोई अपने दादा परदादा की पुरानी अटारी या किसी भूल बिसरे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की सफाई करते हुए अचानक इन खोए हुए खजानों को खोज निकाले। आज भी म्यूजियम की दीवारों पर वो खाली फ्रेम एक दर्दनाक और भूतिया याद की तरह मौजूद है। तो इस पूरी घटना को गहराई से समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या किसी दिन कोई नई पीढ़ी अनजाने में उस $500 मिलियन की कला को खोज निकालेगी, या फिर वो खाली फ्रेम हमेशा के लिए इस अनसुलझे रहस्य का प्रतीक बने रहेंगे? इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।